तो हेलो बच्चों, आइए आप सबका स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल सेनपुरा स्टडी में। और आज की क्लास में हम क्या बात करने वाले हैं। आज के क्लास हम लोग का खास होने वाला है और आज के क्लास में हम बात करने वाले हैं वर्ण विचार का। ठीक है, आज की क्लास में हम वर्ण विचार टोटल क्लियर करेंगे। आज का क्लास हम लोग का इम्पोर्टेंट होने वाला है। जितने भी मेरे बच्चे हैं जो जिस क्लास में जिस स्टैंडर्ड में है उससे मतलब नहीं है, ये सबके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, 10th हो, 12th हो, 8th हो, 9th हो, 7th हो, जितने भी बच्चे हैं मेरे या अदर एग्जाम एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम जितने भी है उन सबके लिए आज का क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज इसमें से जितने भी आपको इसका कंसेप्ट है मैं आपको क्लियर कराऊंगा, जितना इसमें से निकल सके निकाल कर मैं आपको दे दूंगा। ठीक है, मतलब आज के क्लास में ये वर्ण विचार से एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं बचेगा जो आपसे छूट जाए। ठीक है, एक एक चीज को मैं आज यहाँ पर क्लियर करूंगा आपके साथ, ये वर्ण विचार। ठीक है, तो आप मेरे साथ बने रहिए और इस चीज को ध्यान से देखिए कि वर्ण विचार क्या होता है, कैसे होता है। आज हम समझेंगे। अभी तक आपने ये पढ़ा होगा, ठीक है, मैं मानता हूं कि आप लोगों ने ये पढ़ा होगा, लेकिन केवल पढ़ा होगा। ठीक है, इसका जो एक्चुअल क्वेश्चन बनता है, कैसे निकलता है, क्या होता है, आज हम इसे समझेंगे कैसे क्वेश्चन निकलता है। परिभाषा रट लेने से नहीं होगा, क्योंकि परिभाषा तो सब रट लेते हैं कि वर्ण क्या है, वर्णमाला कैसे। आज इसमें से हम कुछ सीखेंगे, कुछ नए नए तरीका लगाएंगे, इसमें से क्वेश्चन को निकालेंगे, कैसे क्वेश्चन एग्जाम में पकड़ेंगे, सारे चीज़ यहाँ पर हम क्लियर करेंगे ये चैप्टर को। ठीक है, मैं व्याकरण का हर एक चैप्टर का एक एक ट्यूटोरियल बना दूंगा, एक एक वीडियो बना दूंगा, जिसमें संपूर्ण एक ही वीडियो में हो जाए। ठीक है, इसके भाग मैं नहीं करूँगा अलग अलग, क्योंकि भाग करने से बच्चों को परेशानी हो रही है, इसलिए एक ही वीडियो में सारा कंप्लीट वर्ण विचार आज की क्लास में सारा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आइए हम लोग बात करते हैं। रहा हमारा टॉपिक वर्ण विचार। ठीक है, तो वर्ण के ऊपर विचार हम करेंगे, वर्ण विचार के ऊपर में, लेकिन सबसे पहला हमारा टॉपिक इसमें क्या हो जाएगा, वर्ण। ठीक है, वर्ण क्या है। सबसे पहले हम समझते हैं कि वर्ण क्या है, वर्ण है क्या। तो हमने यहाँ पर पढ़ा है, रटा है कि वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा न हो। यही ना पढ़े हम लोग कि वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा न किया जाए। हमने पढ़ा है कि वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा न हो। ये मूल ध्वनि क्या होता है, तो खंड या टुकड़ा, इसका अर्थ क्या होता है, ये हम समझेंगे। सबसे पहले मैं आपका परिभाषा यहाँ पर लिख देता हूँ कि वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं, उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा ना हो, जिसका खंड या टुकड़ा ना हो। यही वर्ण का परिभाषा है कि वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा ना हो। और देखिए इसमें मेन चीज क्या है, मूल ध्वनि, खंड या टुकड़ा, मतलब क्या है, वर्ण उसको बोलेंगे ना तो उसे बांटा जाए ना तो उसे तोड़ा जाए। ठीक है, वर्ण उसको बोलेंगे जिसे न तो बांटा जाए और न तो तोड़ा जाए। जैसे एग्जाम्पल के रूप में हम लिख लेते हैं, जैसे अ हो जाएगा, अ क्या है, वर्ण है, न तो इसे बांटा जाएगा न इसे तोड़ा जाएगा। ठीक है, क की हम बात करें तो क, देखिए क यहाँ पर क्या आ जाएगा, क एक व्यंजन है, ये भी वर्ण ही कहलाएगा। तो इसे भी नहीं बांटा जा रहा है नहीं तोड़ा जा रहा है, इसको हम नहीं खंडित नहीं कर सकते हैं क को। अब आपके माइंड में उठ रहा है कि क को हम लिख सकते हैं क प्लस अ। ठीक है, तो यहाँ पर ये खंडित नहीं हुआ, तोड़ा नहीं गया इसे। यहाँ पर ये मतलब हो गया अ का, आपका ध्यान दीजिएगा कि अ का यहाँ पर क्या हुआ, अ का मतलब हो गया, अ एक क्या है, वर्ण है, क भी वर्ण है, दोनों तो वर्ण ही है। तो अ किस लिए आया है, अ क के उच्चारण में, व्यंजन के उच्चारण के सहायता के लिए आया है। अभी आगे चलेंगे हम लोग, व्यंजन समझेंगे, उसमें समझ में आ जाएगा कि अ का अर्थ क्या होता है। व्यंजन के जब डिफिनेशन को समझेंगे तो हमें समझ में आएगा कि क्यों यहाँ पर अ आया है। ठीक है, तो यहाँ पर ये खंडित नहीं हुआ है, एक है। ठीक है, तो वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका न तो खंड किया जाए और न तो टुकड़ा किया जाए। तो ऐसा कोई शब्द मिलता है, ऐसा कोई अक्षर मिलता है तो वह वर्ण कहलाएगा। ठीक है, मान लीजिए कि हम लिख दिए मूल। अब बताइए वर्ण है या नहीं, तो ये वर्ण नहीं है, ये क्या कहलाएगा, शब्द कहलाएगा। शब्द विचार हम पढ़ेंगे तो यहाँ पर बताएंगे कि शब्द किसे कहते हैं, तो वर्णों के सार्थक मेल को शब्द बोला जाता है। तो ये आपका शब्द कहलाएगा, वर्ण नहीं कहलाएगा, क्योंकि इसको खंडित किया जा सकता है। म दीर्घ ल अलग अलग है, सब खंडित के, सबको अलग अलग करेंगे तो वर्ण बन जाएगा, और उसी को मिला देंगे तो शब्द बन जाएगा। ठीक है, आज समझ में, बिल्कुल समझ में आएगा एकदम। आप लोग मेरे साथ बने रहिए, एक एक चीज को ध्यान देते जाइएगा, बिल्कुल समझ में आएगा। ठीक है, बात करते हैं हम दूसरा चीज हमारा क्या है, वर्णमाला। वर्णमाला बस आप लोगों केवल रट लेते हैं, इसीलिए प्रॉब्लम यहाँ पर होती है, थोड़ा बहुत दिक्कत। यहाँ पर कोई नहीं, कुछ नहीं करना है। वर्णमाला हम समझते हैं, वर्णमाला क्या है। माला का मतलब बताइए पहले आप,
जिसे हम कहें फूल का माला, हम क्या कहें, फूल का माला बोल देते हैं। मतलब क्या, बहुत सारे पुष्प लगे होंगे उसमें और पुष्प से माला बना होगा, तो इस व्यवस्था को हम क्या करेंगे, कहेंगे पुष्पमाला, फूल का माला कहेंगे ना। तो उसी तरह बहुत सारे, मान लीजिए कि बहुत सारे चप्पलों की माला बना दिया जाए, चप्पल लगाकर माला बना दिया जाए, तो उसे हम क्या कहेंगे, चप्पलों की माला कह देंगे। नहीं, ऐसा होता है ना। बहुत सारे टमाटर लगाकर माला बना दिया जाए, क्या हो जाएगा, टमाटरों की माला हो जाएगा। तो उसी तरह बहुत सारे फूल लगाकर यदि माला बना दिया जाए तो पुष्प का माला कहलाएगा। तो उसी व्यवस्था के अनुसार यदि बहुत सारे वर्णों को आपस में जोड़ दिया जाए तो क्या कहलाएगा, वर्णमाला कहला जाएगा, वर्णों का माला कहलाएगा। यही तो इसका परिभाषा है, हो गया। अब समझते हैं कि भाई कैसे। देखिए, तो जितने भी वर्ण हैं उसे क्रम अनुसार, बड़ा छोटा इसके आधार पर क्रम अनुसार लाइन से हम क्या करेंगे, उसको एक कतार में सजा देंगे, तो उसी को बोलते हैं वर्णमाला। अब इसी आधार पर इसका डिफिनेशन बनता है कि वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। यही है कि वर्णों के क्रमबद्ध समूह को हम क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। बहुत सिंपल चीज़ है, ठीक है। अब वर्णमाला की संख्या कितनी होती है, इसकी संख्या की हम बात करें, ठीक है, तो संख्या कितनी होती है, 52 होती है। मैं यहाँ पर बिल्कुल एक एक चीज़ आपको इस मिलान पर बताऊंगा कि आप लोग यहाँ से स्क्रीनशॉट लेकर नोट्स वगैरह भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसकी संख्या कितनी है, 52 है। हमें इंग्लिश में वर्ण कितने होते हैं, तो इंग्लिश में वर्ण 26 होते हैं और हिंदी में वर्ण कितने होते हैं, 52 होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हिंदी का वर्ण कितना है, 52 है आपका, यानी 52 वर्णों को मिलाकर वर्णमाला का निर्माण होता है। अब यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यह पूछता है, एग्जाम में पूछ देता है अक्सर क्वेश्चन, यहाँ से दो प्रकार का क्वेश्चन होता है, ध्यान दीजिएगा। एक पूछेगा कि वर्णों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं। अक्सर बिहार बोर्ड यह क्वेश्चन पूछ चुका है, बहुत बार प्रीवियस पेपर में देख सकते हैं कि वर्णों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं। तो भाई सिंपल सी बात है, वर्णमाला कहते हैं। 4 ऑप्शन देते हैं, वर्ण कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं, स्वर कहते हैं, व्यंजन कहते हैं, क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर आ जाएगा कि हिंदी में वर्णों की संख्या कितनी है, 52 है। तो 2 क्वेश्चन तो आपका यहाँ पर कंप्लीट हो गया। ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल मैं आपको एक एक चीज़ यहाँ से क्लियर करते चल रहा हूँ, क्वेश्चन भी आपको बताते चल रहा हूँ, ठीक है। अब हम लोग बात करें कि ये 52 वर्ण जो है किस आधार पर विभाजित किए गए हैं, बांटे गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं एक टेबल बनाऊंगा जो कि आपके एग्जाम के लिए, जनरल नॉलेज के लिए, हर एक एग्जाम के लिए, कंप्यूटर एग्जाम हो, 10th एग्जाम, कोई भी एग्जाम हो, आप लोगों को पता है कि एग्जाम में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आ रहा है, सब्जेक्टिव नहीं आ रहा है। पहले आता था कि वर्ण किसे कहते हैं, वर्ण का स्वर वर्ण व्यंजन में अंतर बताए, ये सब क्वेश्चन आता था। अब ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन रहा है। तो बहुत सारे बच्चों का दिमाग में यह रहेगा कि भाई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन रहा है तो हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव को उठाएंगे, बुक पढ़ लेंगे, काम हो जाएगा। नहीं बच्चे, ऐसा नहीं हो सकता है। आप लोग ऑब्जेक्टिव का बुक उठाकर पढ़ लीजिएगा तो ये वाला कंप्लीट नहीं होगा, ये वाला कंप्लीट नहीं होगा, क्योंकि इसके लिए आपको एक एक चीज़ को समझना पड़ेगा, तब क्वेश्चन आएगा। डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव किया है तो इतना आसान थोड़ी नहीं है कि कहीं से उठाकर सीधा सीधी पूछ देगा, अंदर से क्वेश्चन निकालेगा ना, उसके लिए हमें पढ़ना पड़ेगा, एक एक पॉइंट को समझना पड़ेगा, ठीक है। तो ये खास बन जाता है हमारे लिए। ये कोई भी क्लास, अब 12 क्लास में है तो भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है, 10th में तो भी इम्पोर्टेंट है, 11th 9th 8th 7th 6th, तो आप जिस भी क्लास में हैं आपके लिए यह इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो आइए हम यहाँ पर बात करते हैं कि इसे कितनी भागों में विभाजित किया गया है, बांटा गया है। तो सबसे पहला चीज़ हम समझते हैं कि वर्णमाला 52 हो गया, इसका कितने भाग में बांटा गया है। तो देखिए यहाँ पर 52 में, यहाँ पर आ हर्षई दीर्घई हर्षौ दीर्घौ ए ऐ ओ औ, ठीक है। कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गया। इसमें हम एक छोड़े हैं, आ हर्षई दीर्घई हर्षौ दीर्घौ, क्या, री, ठीक है, री। ये टोटल कितना है, 11 है। टोटल कितना है, 11। और इसको हम क्या बोलते हैं, स्वर बोलते हैं, स्वर। कितना, 11। तो ये जो तालिका मैं आपके लिए बना रहा हूँ ना, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टि से। इसमें से 1-2 क्वेश्चन पक्का आ जाएगा, ठीक है। मतलब ये अ से लेके औ तक ये क्या है, आपका स्वर है। क्या है, स्वर। इसकी संख्या कितनी है, 11 है। इसकी संख्या कितनी है, 11 है, ठीक है। बात करें हम, इसमें 1-2 बचता है और अन, जिसे हम अनुस्वार कहेंगे, अनुस्वार, ठीक है। और एक और बचता है आ,
जिसे हम क्या कहेंगे, विसर्ग कहेंगे। अन को अनुस्वार कहेंगे, आ को विसर्ग कहेंगे। इसकी संख्या कितनी है, 2। इसे क्या कहा जाता है, आयोगवाह। क्या कहेंगे हम लोग, आयोगवाह, आयोगवाह। इसकी संख्या कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। ठीक है, मतलब अ से लेके अन तक इसमें आपको 11 मिल जाएगा स्वर। स्वर की संख्या कितनी होती है, 11। जैसे एक क्वेश्चन बनता है कि स्वरों की संख्या कितनी होती है, 11। पिछले साल एग्जाम में आया था, मतलब ये लगभग हर साल पूछ देता है, ये बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया। ठीक है, आपके लिए कि स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो 11 होती है। हो गया काम। अयोगवाह कितने होते हैं, तो 2 होते हैं। अन और अ 2 अयोगवाह होते हैं। ठीक है, अब आगे बात करते हैं हम क अंग। ठीक है, क से अंग। ठीक है, फिर यहाँ पर चर्चा की बात करें। ठीक है, ट ठ ड ढ अण। देखिए यहाँ पर आपको क से लेकर म तक मिल जाएगा। क ख ग घ ङ से लेकर प फ ब म तक। इसको हम कवार्ग बोलते हैं, कवार्ग। इसको हम चवार्ग बोलते हैं, मतलब कवार्ग कहने का मतलब क से लेके अंग तक आ गया इसमें। ठीक है, इसे हम चवार्ग बोलेंगे, इसे हम टवार्ग बोलेंगे, इसमें हम तवार्ग बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, पवार्ग बोलेंगे। ठीक है, तो ये टोटल कितना है, 25। इसकी संख्या कितनी है, 25। और इसे हम कहेंगे अस्पर्श व्यंजन। क्या कहेंगे, अस्पर्श व्यंजन। यानी हमारा स्वर जो है खत्म हो गया, 11 स्वर है। इसके बाद जितना भी आएगा सारी क्या आ जाएगा, व्यंजन आ जाएगा। इसको हम क्या बोलेंगे, अस्पर्श व्यंजन बोलेंगे। इसकी संख्या कितनी है, 25 है। अस्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी है, 25 है। क्लियर, कोई दिक्कत यहाँ पर। अब हम बात करते हैं नीचे, तो इसमें हमारा आता है या र ल व, 4 या र ल व। इसको हम बोलते हैं अंत अस्त व्यंजन, अंत अस्त व्यंजन। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, अंत अस्त व्यंजन बोलेंगे। इसकी संख्या कितनी है, इसकी संख्या 4 है। अंत अस्त व्यंजन की संख्या कितनी है, तो अंत अस्त व्यंजन की संख्या 4 है। ठीक है, एक बार फिर से रिवीजन करा देता हूं मैं आपको कि अ से लेके औ तक स्वर व्यंजन, स्वर होता है। कितनी संख्या, 11 होती है। अन और अ 2 अयोगवाह होते हैं। ठीक है, और बात करें हम अन को अनुस्वार, अ को विसर्ग कहते हैं। क से लेके म तक आपको अस्पर्श व्यंजन हो जाएगा। कितनी संख्या है, 25 है। ठीक है, और य र ल व ये 4 जो होते हैं अंत अस्त व्यंजन कहलाते हैं। इसकी संख्या कितनी है, 4 है। ठीक है, अब बात करें हम य र ल व के बाद में तालाबी सो, मूर्धानी सो, दांती सो और ह, ये 4। ठीक है, तालाबी सो, मूर्धानी सो, दांती सो और ह, ये चारों वर्ड के उच्चारण में हमें अंदर से गर्म वायु आ रही है। यानी कि इस आधार पर इसको हम क्या बोल देते हैं, ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। इसकी संख्या भी कितनी है, 4। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ जाता है कि अंतस्थ व्यंजन की संख्या कितनी है, तो 4 है। संयुक्त व्यंजन के ऊष्म व्यंजन की संख्या कितनी है, तो 4 है। और 4 और बनता है जिसे हम कहते हैं संयुक्त व्यंजन 6। आपको दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा नीचे कर देते हैं हम लोग। 6 त्र ज्ञ और स्र, 6 त्र ज्ञ और स्र, ये 4 होता है आपका संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन। ठीक है, ये व्यंजन के परिवार से थोड़ा सा अलग रहता है। क्यों, क्योंकि ये 2 व्यंजनों के मेल से बनता है। संयुक्त व्यंजन 2 व्यंजनों के मेल से बनता है, जिसे हम क्या कहते हैं, संयुक्त व्यंजन कहते हैं। ठीक है, हिंदी के 2 अपने व्यंजन होते हैं, डढ़ और ढढ़। ये होते हैं आपका हिंदी के 2 अपने व्यंजन, हिंदी के अपने व्यंजन। ठीक है, इसकी संख्या कितनी होती है, तो इसकी संख्या होती है 2। और कुल मिलाकर आपका हो जाएगा 52। ठीक है, इसकी संख्या कितनी होती है, 2 होती है। कुल मिलाकर कितना हो जाएगा, 52। तो इस तरह ये 52 भागों में वर्णमाला जो है विभक्त है। ठीक है, डिवाइड है। ठीक है, जिसमें से आपका हो जाएगा अ से औ तक स्वर हो जाएगा, अन और अ 2 अयोगवाह हो जाएगा, क से लेके म तक आपका स्पर्श व्यंजन हो जाएगा, य र ल व आपका अंतस्थ व्यंजन हो जाएगा, तलाबी से मूर्धानी से दांती से ऊष्म व्यंजन हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह संयुक्त व्यंजन 6 तरह ज्ञ स्र संयुक्त व्यंजन और हिंदी के 2 अपने व्यंजन, इस टोटल मिलकर टोटल इसकी संख्या कितनी हो गई, 52 हो जाएगी। ठीक है, तो ये हम समझ गए, ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा। नोट बनाए हैं तो सही है, नहीं बनाए हैं तो आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा।
ओके, अब हम लोग बात करेंगे वर्ण के भेद पर विचार करेंगे कि वर्ण को कितने भागों में बांटा गया है, कौन कौन से वर्ण होते हैं, कौन कौन से उसके भाग होते हैं, इन चीज़ों को हम बात करेंगे। तो आइए हम अब विचार करते हैं वर्ण के भेद पर। तो वर्ण के भेद की यहाँ पर बात करें तो ध्यान दीजिएगा आप लोग, वर्ण के कितने भेद होते हैं। वर्ण के मूल रूप से 2 भागों में बांटा गया है। वर्ण को मूल रूप से कितने भागों में बांटा गया है, 2 भागों में बांटा गया है। ठीक है, पहले को हम कहेंगे स्वर वर्ण और दूसरे को कहेंगे व्यंजन वर्ण। दूसरे को हम क्या कहेंगे, व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्ण पहले को बोलेंगे हम लोग स्वर वर्ण और दूसरे को बोलेंगे हम लोग व्यंजन वर्ण। ठीक है, अब स्वर वर्ण की बात करें, स्वर्ण वर्ण किसे कहते हैं, तो सिंपल से इसका डेफिनेशन है कि वैसा वर्ण यह होता है जिसका उच्चारण स्वतः होता है। मतलब कहे तो इसके उच्चारण में किसी दूसरे वर्ण या किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है। ऐसे वर्ण को हम लोग क्या बोलते हैं, स्वर्ण वर्ण बोलते हैं। चलिए यहाँ पर लिख देता हूँ कि ऐसा वर्ण वैसा वर्ण जिसका उच्चारण स्वतः होता है, स्वतः होता है। ठीक है, मतलब यह किसी की सहायता नहीं लेता है। डेफिनेशन से बच्चे आप लोग इस पर ध्यान दीजिएगा कि बिल्कुल ये क्या हम बोल रहे हैं आपको। ठीक है, कि स्वर वर्ण वैसा वर्ण होता है जिसका उच्चारण स्वतः होता है या किसी का सहायता नहीं लेता है उच्चारित के समय में, उच्चारण के समय में। ठीक है, यह स्वर वर्ण कहलाता है। जैसे कि हम इसकी संख्या की बात करें तो आपको पीछे ही बता चुका हूं कि इसकी संख्या कितनी होती है, तो 11 होती है। कहाँ से, तो एग्जाम्पल के तौर पर हम बात करें तो अ आ कहाँ तक, औ तक, कहाँ तक, औ तक इसकी संख्या होती है। अ आ से लेकर औ तक 11 स्वर वर्ण की संख्या होती है। इसमें 2 अन और अ एक वाह होते हैं। ओके, चलिए अब इसके हम भेद के ऊपर बात करें तो स्वर वर्ण को 2 आधार पर बांट दिया गया है। स्वर वर्ण को 2 आधार पर बांटा गया है, एक जाति के आधार पर और दूसरा उसमें उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर। ठीक है, स्वर वर्ण के कितने भागों में बांटा गया है, तो 2 भागों में, उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर और दूसरा जाति के आधार पर। इसके कितने भेद होते हैं, तो 2 भेद होते हैं। आइए इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। ठीक है, बिल्कुल इतना भी आपको सारा कंप्लीट कराएंगे हम लोग। ठीक है, ज़्यादा लॉन्ग की जरूरत नहीं है, यहाँ पर सब चीज़ समझना है बिल्कुल। ठीक है, तो इसको 2 खंडित किया गया है। पहला उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर, उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर। ठीक है, उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर कितने भेद होते हैं, तो उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर इसके 3 भेद होते हैं। उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर इसके कितने भेद होते हैं, तो 3 भेद होते हैं। आइए इसका भी हम लोग चर्चा करेंगे यहाँ पर। तो पहले को हम लोग कहते हैं ह्रस्व स्वर। पहले को क्या कहते हैं हम लोग, ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर पहले को बोलते हैं। ठीक है, दूसरे को क्या बोला जाता है, तो दीर्घ स्वर। ठीक है, दूसरे को क्या कहेंगे हम लोग, दीर्घ स्वर। ठीक है, और तीसरा जो है वह होता है प्लुत स्वर। तीसरा क्या होता है, प्लुत स्वर। तो आइए इसको बारे में हम देख लेते हैं, चर्चा कर लेते हैं। ह्रस्व स्वर क्या होता है, तो इसकी परिभाषा की हम बात करें तो ये वैसा स्वर होता है जिसके उच्चारण में दीर्घ की अपेक्षा आधा समय लगता है। ये दोनों का परिभाषा एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है। मैंने ह्रस्व की परिभाषा की बात करें हम लोग तो ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं, तो ह्रस्व स्वर उस स्वर को कहते हैं जिसका उच्चारण में दीर्घ स्वर की अपेक्षा आधा समय लगे, और दीर्घ स्वर उसे कहते हैं जिसके उच्चारण में ह्रस्व स्वर की अपेक्षा 2 गुना समय लगे। आ समझ में, आइए इसके आधार पर हम इसका डेफिनेशन लिख देते हैं आपको कि उच्चारण में, पूरा नहीं लिखे, उच्चारण में दीर्घ स्वर की अपेक्षा, दीर्घ स्वर के अपेक्षा कितना, तो आधा समय लगे। ठीक है, आधा समय लगे, क्या होता है वो, ह्रस्व स्वर होता है। अब आपको बताते हैं कि इसकी संख्या कितनी होती है, तो इसकी संख्या 4 होती है। संख्या कितनी होती है, 4। 4 ही दीर्घ स्वर होता है। कैसे हम लोग इसको पता करेंगे, तो 4 में कम समय कम होगा, अ हो जाएगा, आ नहीं होगा, हर्ष ही हो जाएगा, दीर्घ ही नहीं होगा, हर्ष हो जाएगा, एक री हो जाएगा। ठीक है, इसे याद करने का बहुत ईजी तरीका है। अ
पहला वाला, दूसरा छोड़ देना, आ नहीं होगा हर्ष ही हो जाएगा, ठीक है। दीर्घ नहीं होगा हर्ष हो जाएगा, एक हो जाएगा री, ये 4 होता है। ये क्या होता है तो 4 होता है आपका। हर्ष स्वर कितने होते हैं तो हर्ष स्वर 4 होते हैं, अ हर्ष हर्ष और री। हर्ष स्वर की संख्या कितनी होती है तो 4 होती है, अ हर्ष हर्ष और री, ठीक है। और बात करें हम दीर्घ स्वर की तो इसका हो जाएगा हमारा दीर्घ स्वर कि उच्चारण में हर्ष स्वर से 2 गुना समय लगे, 2 गुना समय लगे तो उसे हम क्या कहेंगे दीर्घ स्वर कहेंगे। उच्चारण में हर्ष स्वर से जब 2 गुना समय लगेगा तो उसे हम क्या कहेंगे दीर्घ स्वर कहेंगे। इसकी संख्या कितनी है तो ध्यान दीजिएगा, टोटल स्वर 11 होता है, 11 में से आपका ये 4 निकल जाएगा तो बचेगा 7, 7 इसकी संख्या होती है। कौन कौन तो हो जाएगा हमारा आ दीर्घ ई, दीर्घ उ, हर्ष हो गया दीर्घ उ, ए ऐ ओ औ, ये आपका हो जाएगा ह्रस्व स्वर। आज समझ में। अब हम बात करेंगे यहाँ पर क्या, ह्रस्व स्वर हो गया हमारा। अब यहाँ पर हम बात करेंगे प्लुत स्वर की। किसके प्लुत स्वर, तो ध्यान दीजिएगा प्लुत स्वर किसे कहते हैं, प्लुत स्वर किसे कहते हैं। सिंपल सी बात है भाई कि ह्रस्व स्वर इसको बोलेंगे, दीर्घ स्वर ये हो गया, तो प्लुत स्वर क्या हुआ, स्वर तो बचा ही नहीं, सारा स्वर खत्म हो गया। तो प्लुत स्वर इन दोनों का बाप होता है, मतलब हम कहें तो वह इन दोनों से भी ज़्यादा समय लगाएगा, ठीक है। मतलब हम इसका एक डेफिनेशन कैसे लिखेंगे कि उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी ज़्यादा समय ले, क्या हो जाएगा प्लुत स्वर हो जाएगा। अब पूरे विश्व में इसका एक ही एग्जाम्पल है क्या, ओम। पूरे विश्व में एक ही मात्र स्वर है प्लुत स्वर, जो इसका एग्जाम्पल क्या है ओम, ठीक है। क्या है ओम, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा ओम हो जाएगा आपका। आगे समझ में। तो ये हमारा हो गया स्वर, क्लियर। स्वर आपको उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर 3 खंड किए गए हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर 4 होता है, अ हर्ष हर्ष री, बाकी सब दीर्घ स्वर होता है। प्लुत स्वर जो उन दोनों से भी ज़्यादा समय लगे जिसे ओम कहेंगे हम लोग, ठीक है। बिल्कुल यहाँ पर आपका कंप्लीट हो गया। अब जाति के आधार पर वर्ण के 2 भाग में बांट दिया गया है, स्वर के 2 भागों में विभाजित किया गया है। आइए यहाँ पर हम इसको समझेंगे, थोड़ा सा हम यहाँ पर नीचे कर लेते हैं ताकि आप लोग को ये भी समझ में आने लगे, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा बिल्कुल। तो बात करें यहाँ पर हम जाति के आधार पर, तो जाति के आधार पर स्वर के 2 भेद होते हैं, जाति के आधार पर, ठीक है। स्वर के कितने भेद होते हैं 2 भेद होते हैं। पहले को कहा जाता है, तो पहले को कहा जाता है सजातीय, ठीक है, या स्वर्ण भी बोला जाता है, ठीक है। और दूसरे को कहा जाता है, दूसरे को विजातीय, विजातीय या अस्वर्ण बोला जाता है। सजातीय या स्वर्ण, विजातीय या अस्वर्ण बोला जाता है। सजातीय किसे कहेंगे तो सिंपल सी इसका कंडीशन है समझने का कि वैसा स्वर जो एक साथ है, एक जाति का है। जैसे कि हम बात करें तो अ आ, ठीक है, हर्ष दीर्घाई, हर्ष दीर्घाऊ, ए आए, ये सब क्या हो जाएगा सजातीय हो जाएगा, ठीक है। मतलब आ हर्ष दीर्घ ए, तो जोड़ा जो बनेगा वो सजातीय। इसका हम डिफिनेशन लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा आप लोग। जैसे आ हर्ष दीर्घाई दोनों एक साथ, हर्ष दीर्घाऊ, ए आए, ठीक है, ओ आओ, ये क्या हो जाएगा आपका ओ आओ, ये आपका सजातीय हो जाएगा। क्या हो जाएगा सजातीय हो जाएगा। विजातीय की हम बात करें तो ये आपका हो जाएगा जैसे किसी के साथ में कोई भी आ जाए, लेकिन ये नहीं है। अ के साथ में कौन सा आ जाए, अ के साथ में हर्ष आ जाए, आ के साथ में दीर्घ आ जाए, कोई दिक्कत नहीं। हर्ष के संग आ जाए, ये सब क्या हो जाएगा आपका विजातीय हो जाएगा। क्या हो जाएगा विजातीय, मतलब अलग अलग जाति के आएगा तो विजातीय, एक जाति का आएगा तो आपका क्या हो जाएगा सजातीय हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ पर, एक जाति का है तो सजातीय, अलग अलग जाति का है तो विजातीय, ठीक है।
ठीक है। तो आप लोग स्वर, यहाँ पर स्वर हमारा खत्म होता है, आप लोग स्वर का स्क्रीनशॉट लेकर इसे नोट्स बना सकते हैं। अब हम व्यंजन की तरफ बढ़ेंगे। तो चलिए आइए हम लोग व्यंजन को समझते हैं, व्यंजन वर्ण को। तो देखिए व्यंजन वर्ण की कुछ कंडीशन इस तरह है कि व्यंजन वर्ण को 3 भागों में बांटा गया है। व्यंजन वर्ण को कितने भागों में? तो व्यंजन वर्ण को 3 भागों में बांटा गया है, ठीक है। जिसमें पहले को हम क्या कहेंगे? स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन, पहले को क्या कहेंगे हम लोग? स्पर्श व्यंजन, ठीक है। इसका मुख्य रूप से 3 ही भेद होता है, स्पर्श व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, 3 भेद होते हैं, ठीक है। अब के माइंड में आ रहा होगा कि संयुक्त व्यंजन क्या है, तो मैं आपको बता दूं कि संयुक्त व्यंजन नहीं होता है, इसका भेद नहीं है। क्योंकि संयुक्त व्यंजन 2 व्यंजनों के मेल से बनता है, इसलिए उसे अलग रखा गया है, ठीक है। तो स्पर्श व्यंजन मतलब इसका उच्चारण क्या हो जाएगा? कंठ, उच्चारण कंठ, तालु, ठीक है, कंठ से, तालु से, मूर्धा से, ओठ से, मतलब जिसका उच्चारण कंठ तालु, यहाँ पर जिसका उच्चारण कंठ तालु मूर्धा, ठीक है, ओठ, दंत, ओठ आदि के परस्पर सटने से होता है, आदि के परस्पर सटने से होता है, यह स्पर्श व्यंजन कहलाता है, ठीक है। मैंने आपको व्यंजन का डिफिनेशन बताना भूल गया। यहाँ पर व्यंजन क्या है बता रहे हैं आपको कि जिसका उच्चारण स्वर या जिसका उच्चारण स्वर या अन्य वर्ण की सहायता से हो, अन्य वर्ण के सहायता से, जिसका उच्चारण स्वर या अन्य वर्ण की सहायता से होता है वह व्यंजन वर्ण कहलाता है, ओके। स्पर्श व्यंजन की बात करें तो उच्चारण कंठ तालु मूर्धा दंत ओठ आदि के संपर्क से जिसका उच्चारण होता है परस्पर सटने से, वह क्या कहलाता है? स्पर्श व्यंजन कहलाता है, ठीक है। जैसे कि हम बात करें यहाँ पर तो कवार्ग, कवार्ग लिखेंगे तो आप लोग समझ जाइएगा, पीछे आपकी बताया आपको क ख ग घ अंगा कवार्ग में आएगा, तो इसका उच्चारण होता है कंठ से, ठीक है। स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी होती है? तो स्पर्श व्यंजन की संख्या 25 होती है। कितनी होती है बच्चे? 25 होती है, ठीक है। तो कवार्ग का उच्चारण क्या है? कंठ है। उसी तरह चवार की बात करें हम यहाँ पर तो चवार के उच्चारण तालु हो जाएगा, ठीक है। टवार की बात करें, टवार का उच्चारण क्या हो जाएगा? मूर्धा हो जाएगा, मूर्धा हो जाएगा, ठीक है। तवार की बात करें तो ये दंत हो जाएगा आपका, तवार का दंत हो जाएगा। पवार की बात करें यहाँ पर तो पवार का उच्चारण क्या हो जाएगा आपका? ओठ हो जाएगा, ओठ कई तरीके से लिखा जाता है। तो ये आपका 25 था स्पर्श व्यंजन, जिसको उच्चारण ओठ के, कंठ के, मूर्धा के, दंत के परस्पर सटने से होता है, 25 स्पर्श व्यंजन, ठीक है। आइए हम बात करते हैं दूसरा जो है हमारा अंतःस्थ व्यंजन। दूसरा क्या है? अंतःस्थ व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन। इसकी संख्या 4 होती है। आपको पहले बता चुका है कि इसकी संख्या कितनी होती है, तो अंतःस्थ व्यंजन की संख्या 4 होती है, ठीक है। डिफिनेशन के बारे में बात करें तो इसका डिफिनेशन देखिए, जिसका उच्चारण दंत तालु ओठ आदि के परस्पर सटने से होता है, यह अंतःस्थ व्यंजन कहलाता है, ठीक है। अभी के बता देते हैं कौन कौन से एग्जाम्पल, जैसे कि य र ल व, ये 4 आपका अंतःस्थ व्यंजन होता है, ठीक है। 4 का उच्चारण दंत ओठ मूर्धा आदि के सटने से परस्पर होता है, यह अंतःस्थ व्यंजन कहलाता है, ठीक है। तीसरा बात करें हम लोग ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, तो इसकी भी संख्या कितनी होती है? 4 ही होती है, ठीक है। लेकिन इसका डिफिनेशन कैसे कहेंगे हम लोग कि उच्चारण के समय गर्म वायु अंदर से निकलता है, यह कौन सा कहलाएगा? ऊष्म व्यंजन कहलाएगा। याद रखने के लिए सबसे अच्छा तरीका है। एग्जाम्पल की बात करें तो हो जाएगा आपका तलाबिसो, मूर्धानिसो, दांतिसो, हाँ, ये आपका 4 हो जाएगा ऊष्म व्यंजन, ओके। आ रहा समझ में? अब एक और बात करें हम लोग तो आपका हो जाता है, वो अलग से ही है, 3 ही भेद होता है व्यंजन का, लेकिन उसमें आता है संयुक्त व्यंजन। एक अलग टॉपिक है संयुक्त व्यंजन। क्यों भाई अलग है? व्यंजन में क्यों नहीं है? तो इसका कारण यह है कि ये 2 वर्णों के मिलने से बनता है, इसलिए यह व्यंजन नहीं कहलाता है, संयुक्त व्यंजन हो जाता है, ठीक है। तो इसकी भी संख्या कितनी होती है? 4 होती है, जो बोले यही इसका डिफिनेशन होता है। कौन कौन? तो छ, त्र, ज्ञ और स्र, इसकी संख्या कितनी है? 4 होती है, ओके। तो हमारा व्यंजन जो है यहाँ पर कंप्लीट हुआ। व्यंजन को हम आपको समझा दें कि कौन कौन से होते हैं, क्या क्या होते हैं, ठीक है। अब हम समझेंगे कि इनके उच्चारण स्थान कितने हैं। जितने भी 52 वर्ण है उनके उच्चारण स्थान कौन कौन से, एक टेबल वहाँ पर बनेगा हम लोग का, और वहाँ से भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है,
ठीक है। तो मैं ऐसा करता हूँ कि आप लोग को ये अच्छे से समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो जब भी ग्रामर का मैं बनाऊंगा, विचार या संज्ञा स्वनम जो भी होगा, तो वहाँ पर भी मैं आपको जो भी यहाँ पर समझ में नहीं आया है क्लियर करता चलूँगा, ठीक है। तो चलिए आगे हम बढ़ते हैं और समझते हैं उच्चारण में लगने वाले शब्द। हम लोग समझते हैं। अब एक और टेबल हम यहाँ पर बना चुके हैं और इसमें समझाएंगे आपको कि कौन से वर्ण का उच्चारण स्थान कौन होता है, ठीक है। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि इसमें हम सारे जितने भी वर्ण हैं सब वर्ण का उच्चारण स्थान इसी में हम इतने से, यदि आपको कोई वर्ण से संबंधित क्वेश्चन आए तो आपको पिछले टेबल से हो जाएगा, और ये उच्चारण से संबंधित कोई क्वेश्चन आएगा तो ये टेबल आपको वो क्वेश्चन का आंसर दे देगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आइए हम बात करते हैं। देखिए यहाँ पर अ आ कवार, कवार में मतलब क ख ग घ अंगा 5 हो जाएगा ना, वहाँ पर ह और विसर्ग, इस सब का उच्चारण स्थान अ आ कवार्ग ह और विसर्ग, इस सब का उच्चारण स्थान होता है कंठ, ठीक है। सबका मतलब यदि कंठ से संबंधित क्वेश्चन है कि कंठ का उच्चारण, कंठ उच्चारण स्थान किसका किसका होता है, तो अ आ कवार्ग ह और विसर्ग, इसका उच्चारण स्थान क्या होता है, कंठ होता है भाई। इससे अधिक कंठ का उच्चारण स्थान नहीं होता है, ठीक है। कंठ का उच्चारण स्थान अ आ कवार्ग ह और विसर्ग, इसी का उच्चारण स्थान क्या होता है, कंठ होता है। ओके, कोई दिक्कत यहाँ पर। अब बात करते हैं हम लोग तालु के। तो हर्षई दीर्घई चवार्ग चाचा जा यहाँ या अवर्षा, इसी का उच्चारण स्थान केवल होता है तालु, इसके अलावा किसी का उच्चारण स्थान तालु नहीं होता है, ठीक है। यानी उच्चारण स्थान की बात करें तो हर्षई दीर्घई चवार्ग या अवर्षा, इन्हीं का उच्चारण स्थान कंठ होता है। आपको ये याद करना है, अ आ कवर्ग, अ स्वर में से दो अ और आ, कवर्ग में तो काखा गंगा पूरा हो जाएगा, या विसर्ग क्या उच्चारण स्थान कंठ हो जाएगा। और बात करें यहाँ पर तो अ आ हो गया, हर्षई दीर्घई तालु में जाएगा, हर्षई दीर्घई चवार्ग, हर्षई दीर्घई चवार्ग, ठीक है। या अवर्षा तालु हो जाएगा। मूर्धा की बात करें हम लोग तो री चवार्ग में टठा अण र अवर्षा मूर्धानी सा, ठीक है। इनका उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, मूर्धा हो जाएगा, ठीक है। बिल्कुल आपको ये टेबल आपका बहुत कुछ देने वाला है, बिल्कुल आप लोग इसे नोट करके अच्छे से याद कर लीजिएगा, ठीक है। तवर्ग, तवर्ग मतलब क्या, त थ द ध न हो जाएगा, ठीक है। ल और स, इसका उच्चारण स्थान की बात करें तो इसका उच्चारण स्थान दंत हो जाएगा, ठीक है। कौन सा, त थ द ध न ल और स, इसका उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, दंत हो जाएगा। बाबू इसको बिल्कुल समझते चलिएगा आप लोग, एक एक चीज यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, एक एक चीज को याद करना है, समझ लेना है यहाँ पर बिल्कुल, ठीक है। हर्षो दीर्घो और पवर्ग, इसका उच्चारण स्थान की बात करें हम तो ओठ हो जाएगा। हर्षो दीर्घो और पवर्ग, उसका उच्चारण स्थान हम उच्चारित करके हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। इसका उच्चारण क्या हो जाएगा, ओठ हो जाएगा। ओके, कोई दिक्कत यहाँ पर। पंचमाक्षर मतलब 5 अक्षर के मिल से बनने वाला, अनुस्वार ऊपर बिंदु हो, चंद्र बिंदु, इनका उच्चारण स्थान की बात करें हम लोग तो नासिका और मुख हो जाएगा। इनका उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, नासिका और मुख। पंचमाक्षर, अनुस्वार, चंद्र बिंदु, पंचमाक्षर, अनुस्वार, चंद्र बिंदु, इनका उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, नासिका और मुख। दो उच्चारण स्थान एक साथ होगा, नासिका और मुख से इसका उच्चारण स्थान होता है। पंचमाक्षर मतलब 5 अक्षर से मिलकर बनने वाला। ओके, ए और ऐ, तो इसके उच्चारण स्थान की बात करें तो दोनों का उच्चारण दो वर्णों से मिलकर होता है, कंठ और तालु। कंठ और तालु से इसका उच्चारण स्थान होता है। ओ और औ का उच्चारण स्थान कंठ और ओठ ले होता है, ओ औ, कंठ और ओठ, ठीक है। बहुत सारे वर्णों का उच्चारण स्थान हम तो ऐसे ही निकाल सकते हैं, बोलकर उच्चारण कर, ओ औ, कंठ और ओठ दोनों का उपयोग हो रहा है यहाँ पर, तो इसका उच्चारण स्थान दोनों जगह कंठ और ओठ हो जाएगा, ठीक है। एक बच्चा व, इसका उच्चारण स्थान होता है दंत और ओठ होता है, ठीक है। तो आप लोग इसके स्क्रीनशॉट लेकर लिख लीजिएगा, बिल्कुल याद कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद हम लोग चलते हैं आगे। तो आइए अब यहाँ पर और हमारे 1-2 टॉपिक बचा हुआ यहाँ पर, उससे ज़्यादा नहीं आएगा, आपसे पूछा जाएगा। अल्पप्राण, महाप्राण, एक घोष अघोष, इसे समझ लेते हैं। बाकी एक बालाघात आता है, एक संगम भी है, तो संगम संहिता वो एक ही होता है, उसमें बहुत क्वेश्चन नहीं आता है, उससे बहुत छोटा छोटा चीज़ है, वो कोई ज़्यादा समझने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो फिर भी आप लोग हम बताते चलते हैं। देखिए यहाँ पर ले लेते हैं हम अल्पप्राण, अल्प प्राण, ठीक है। दूसरा हो गया हमारा महाप्राण, महाप्राण, ठीक है। श्वास वायु के आधार पर वर्ण के 2 भागों में बांट दिया गया है, अल्पप्राण, महाप्राण। तो आइए हम समझते हैं यहाँ पर, देखिए अल्पप्राण, महाप्राण, इसका दूसरा डिफिनेशन हम कैसे देंगे कि जिन वर्ण के उच्चारण में हकार की ध्वनि नहीं सुनाई देती है वह होता है अल्पप्राण, और जिनमें हकार की ध्वनि सुनाई देती है महाप्राण होता है। चलिए इसका डिफिनेशन हम लिख देते हैं। हकार की ध्वनि नहीं सुनाई देती है, नहीं सुनाई देती है, ये आपका हो जाएगा कौन सा, अल्पप्राण। इसमें हकार की ध्वनि सुनाई देती है, हकार की ध्वनि सुनाई देती है, ये आपका हो जाएगा महाप्राण।
ठीक है, डिफिनेशन तो इसका हो गया कि अल्पप्राण महाप्राण। तो वैसा वर्ण जिसमें आकार की ध्वनि सुनाई नहीं देती है अल्पप्राण, जिसमें आकार की ध्वनि सुनाई देती है महाप्राण। ठीक है, अब इसके हम एग्जाम्पल की बात करें कि कौन से अल्पप्राण के अंतर्गत आएगा, कौन से महाप्राण के अंतर्गत आएगा। ठीक है, इसके लिए हम क्या करेंगे, सभी व्यंजन को यहाँ पर पहले लिख लेते हैं, उसके बाद उसमें हम बताते हैं आपको कि कौन से अल्पप्राण हो जाएगा, कौन से महाप्राण हो जाएगा। तो आइए हम समझते हैं, और देखिए इतना में ही आपका ये दोनों हम समझा देंगे, बिल्कुल कंप्लीट करा देंगे। ऐसा समझना कि एकदम बिल्कुल यहाँ पर मतलब भूलने का नाम ना ले। ठीक है, आइए समझ लेते हैं कैसे आपको याद करना है, कैसे आपको याद रखना है कि कौन सा अल्पप्राण होगा, कौन सा महाप्राण होगा। बच्चे अक्सर भूल जाते हैं कि कौन सा अल्पप्राण होता है, कौन सा महाप्राण होता है। तो देखिए यहाँ पर इस चीज़ को हम करते हैं, देखिए यहाँ पर यह आपका 25 हो गया स्पर्श व्यंजन, ये अंतस्थ व्यंजन हो गया, यहाँ पर लिख देते हैं अंतस्थ व्यंजन। ठीक है, ये आपका ऊष्म व्यंजन हो गया। ओके, याद कैसे रखना है, कैसे हम याद रखें ये भी आपको मैं बताता हूँ। ठीक है, यहाँ पर इसको हम क्या बोलेंगे, प्रथम, इसके बाद करें तो द्वितीय, ये तृतीय, ये चतुर्थ, ये आपका पंचम हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अल्पप्राण, अल्पप्राण कौन कौन सा होता है, तो देखिए अल्पप्राण यहाँ पर पहला, ठीक है, तीसरा, पांचवा और अंतअस्थ। ये इतना जो है आपका, ये क्या हो जाएगा, अंतअस्थ व्यंजन होता है, सॉरी अल्पप्राण होता है, अल्पप्राण होता है। हो गया, अब तो हम बोल दिए भाई प्रथम, तृतीय, पांचवा और अंतस्थ व्यंजन आपका अल्पप्राण होता है। अब आप याद कैसे रखिएगा, दूसरा, चौथा, ठीक है, और ऊष्म, ये इतना जो होता है आपका होता है महाप्राण। क्या होता है, महाप्राण होता है। ठीक है, ये भी हम बोल दिए कि ये वाला आपका अल्पप्राण होता है, ये वाला आपका महाप्राण होता है। अब कैसे होता है, कैसे हम इसको याद रखें। ठीक है, तो ये जो हकार की ध्वनि पे तो इससे बोलकर याद है, क ख ख ज़्यादा हो रहा है, क हो, ऐसे बोलकर भी याद रख सकते हैं। लेकिन याद करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, कैसे हम याद रखें, सिंपल सी बात है भाई। अल्पप्राण पहले आ रहा है, अल्पप्राण का स्थान कहाँ है, पहला आ रहा है, अल्पप्राण यहाँ पर पहले आ रहा है। ठीक है, प्रथम क पहले आ रहा है। ओके, कैसे याद करना है, सिंपल सा दो यहाँ पर मेथड अप्लाई करना है कि अल्पप्राण पहले आ रहा है, प्रथम पहले आ रहा है, यानी पहला पहला, दोनों का पहला पहला याद करने का तरीका, पहला पहला कि प्रथम, ठीक है, उसके बाद एक छोड़ना है आपको, द्वितीय, एक छोड़ो, ध्यान दीजिएगा, प्रथम एक, द्वितीय छोड़ो, तृतीय एक छोड़ो, पंचम, मतलब एक लो, दूसरे छोड़ो, दूसरा लो, तीसरा लो, चौथा छोड़ो, पांचवा लो, बाकी सब छोड़ो। ठीक है, इधर अंतअस्थ हो जाएगा, यार अलावा इसमें उसमें हो जाएगा। तो इसमें भी ध्यान दीजिएगा, अंतअस्थ पहले आता है, उसमें बाद में आता है। तो जो पहले आया वो अल्पप्राण, जो बाद में आया वो महाप्राण, जो पहले आया वो पहले वाला लिया, जो बाद में आया वो बाद वाला लिया। सिंपल से मेथड है, सिंपल अप्लाई कर देना है। तो हम कैसे याद रखेंगे इसको कि अल्पप्राण पहले आता है, ठीक है, जो पहले आया वो अल्पप्राण और जो बाद में आया वो महाप्राण। तो इसमें पहले क आया अल्पप्राण, उसके बाद एक छोड़ना है भाई, एक हम एक आप, एक हम एक आप, ऐसे याद करें, एक हम और एक हम आप अल्पप्राण आप महाप्राण। ठीक है, तो एक हम एक आप, ठीक है, एक मैं ले लिया, एक आप ले लिए, फिर एक मैं, एक आप, एक मैं, एक आप, इसी तरह आपको बांटना है। ठीक है, तो एक अल्पप्राण, दूसरा महाप्राण, फिर एक अल्पप्राण, दूसरा महाप्राण। तो यहाँ पर कैसे याद करना है आपको, समझ गए कि एक को लेना है, एक को छोड़ना है भाई। एक अल्पप्राण पहले आया, एक महाप्राण, एक अल्पप्राण, एक महाप्राण। उसी तरह अंतस्थ और ऊष्म व्यंजन में अंतस्थ अल्पप्राण, ऊष्म व्यंजन महाप्राण। ठीक है, आपको समझ में आ गया, बिल्कुल। यहाँ पर इसकी संख्या की बात करें हम लोग तो देखिए 5, 10, 15, 4, 19। तो अल्पप्राण की संख्या 19। एक साल क्वेश्चन पूछा था कि अल्पप्राण की संख्या कितनी होती है, 19 होती है। महाप्राण की बात करें तो 5, 10, 4, 14, इसकी संख्या कितनी होती है, 14 होती है। सिंपल सी बात है। तो आप इस तरीके से याद करेंगे तो बिल्कुल जल्दी से याद हो जाएगा। ओके, समझ गए। अब हम बात कर लेते हैं दोस्त, और छोटा छोटा चीज है क्या, घोष और अघोष। अब देखिए यहाँ पर जो हम पढ़े अल्पप्राण महाप्राण, वह स्वर वर्णों को केवल बांटा गया था, उसमें आपका जो व्यंजन थे व्यंजनों को केवल बांटा गया था। ठीक है, और इसमें क्या आ जाएगा, व्यंजन के साथ साथ वर्ण भी आ जाएगा। ठीक है, मतलब हम क्या कहेंगे कि पूरे वर्ण को स्वर तंत्रियों के कंपन के आधार पर दो भाग में डिवाइड कर दिया गया। जैसे एक को कहा गया घोष, दूसरे को कहा गया अघोष। ठीक है, इसका डिफिनेशन कैसे लिखेंगे हम लोग, तो कहेंगे कि जिन वर्ण के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में
स्वर तंत्रियों में कंपन होता है वह घोष होता है। इन वर्ण के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन होगा, वह घोष हो जाएगा। आज जिसमें कंपन ना हो, उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन ना हो तो वह क्या हो जाएगा? आपका अघोष हो जाएगा। ठीक है, ये आपका घोष हो जाएगा, ये आपका अघोष हो जाएगा। अब इसमें हम कैसे याद करेंगे? तो इसमें आपको पता है कि क्या आ जाएगा, तो आपकी इसमें पता है कि आपको ये अ भी आ जाएगा क्योंकि वो भी स्वर है, तो इसको भी हम लिख लेते हैं, उसके बाद समझते हैं। तो आइए घोष अघोष को समझते हैं। ठीक है, देखिए घोष अघोष में सारे आ जाएंगे। तो इसमें जो आ से लेके अ तक आपको मिलेगा ये, अब पहले दूसरे को आपको छोड़ देना है, यह अघोष हो जाएगा। तीसरे, ठीक है, चतुर्थ, पंचम, अंतःस्थ, और ये उस मौला में तलाबी स, मूर्धानी स, दांती स नहीं होगा, हाँ होगा केवल। ठीक है, तो ये जो आपके इतने हैं ये सब क्या कहलाएंगे? घोष कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? घोष कहलाएंगे। ठीक है, आप लोग ऐसे याद रख सकते हैं कि तीसरा, चौथा, पांचवा, ठीक है, और अंत अस्त का पूरा हो जाएगा, अंत अस्त, उसके बाद हाँ, ये आपका हो जाएगा कौन सा? तो घोष वर्ण हो जाएगा। ठीक है, मतलब कैसे याद कर सकते हैं? 345 अंत अस्त ह, इसका फॉर्मूला बन जाएगा आपके लिए कि घोष का फॉर्मूला हम क्या लिख सकते हैं इसमें कि 345 अंत अस्त के साथ ह। ठीक है, ये आपका हो जाएगा क्या? घोष, टोटल घोष हो जाएगा। 345 के मतलब तीसरा, चौथा, पांचवा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये आपका हो जाएगा क्या? कि अंत अस्त व्यंजन के साथ में हा हो जाएगा। ठीक है, जो भी बच्चा पढ़ लिया एक बार फिर से रिवीजन करिएगा। बिल्कुल, अब हम बात करें यहाँ पर, तो प्रथम, ध्यान दीजिएगा, प्रथम, द्वितीय और कौन सा? उष्म, पूरा उष्म हो जाएगा। उष्म में तलाबी से, मूर्धानी से, दांती से, ठीक है, केवल ह को छोड़कर, तो ह इसमें आ गया तो तीनों उसमें हो जाएगा। ठीक है, विदाउट ह। ठीक है, तो इसमें से ये जो होगा क्या हो जाएगा आपका? अघोष। क्या हो जाएगा? अघोष हो जाएगा। ठीक है, अब इसका भी तो फॉर्मूला बन गया, 1 2 यानी कि 12, 1 और 2 खाती 12। ठीक है, उष्म विदाउट ह, उष्म विदाउट ह, मतलब क्या? उष्म में होगा सारा लेकिन ह को छोड़कर। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा कौन सा? अघोष हो जाएगा। तो अघोष के लगे बस देखिए ना, यहीं पर आपको कंफ्यूजन हो रहा है उष्म में, तो उष्म में आपका तलाबी से, मूर्धानी से, दांती से 3 को अघोष होगा, एक केवल ह जो है वही घोष होगा। इसी में आपको याद रखना है। ठीक है, बाकी सब में कुछ याद नहीं रखना है। इसमें क्या करना है भाई कि घोष के लिए 345 और अघोष के लिए 12, मतलब 345 3 4 5 अंतःस्थ के साथ में ह हो जाएगा, और इसमें 12 उसमें व्यंजन के विदाउट, मतलब ह को छोड़कर सारे उसमें व्यंजन हो जाएंगे। तो ये आपका हो गया घोष, ये आपका हो गया अघोष। तो इस तरह घोष अघोष वर्ण आपको याद रखना है। ठीक है, घोष अघोष वर्ण समझ में आ गया। चलिए, तो आइए एक दो टॉपिक और छोटा छोटा, ऐसा क्वेश्चन नहीं आता है फिर भी हम बता देते हैं आप लोगों को। बलाघात, बल जोड़ आघात ले इसका संयोजन हुआ है, बल जोड़ आघात लिए बना है बलाघात। ठीक है, और बलाघात क्या होता है? तो देखिए इसमें क्या होता है कि इसके उच्चारण के समय किसी विशेष शब्द पर बल दिया जाता है, किसी खास शब्द के ऊपर में बल दिया जाता है, तो वो बलाघात कहलाता है। इससे ज़्यादा कोई इसमें नहीं है। ठीक है, संगम, संगम संहिता को संगम बोलते हैं, संहिता होता है, संगम होता है। ठीक है, तो ये चैप्टर लगभग हमारा खत्म हो चुका है। ठीक है, अब हम मिलते हैं एक ही वीडियो में, सारा चीज़ खत्म हो गया है। तो आप लोग इस वीडियो को और भी बच्चों को शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी इसका लाभ मिल सके। अब हम मिलते हैं कौन से? तो अगला चैप्टर में शब्द विचार। इसके बाद हम लोग शब्द विचार पढ़ेंगे, और शब्द विचार में बिल्कुल एक चीज को कन्वर्ट समझेंगे, क्योंकि ये पढ़े शब्द विचार, आप वर्ण विचार जब तक नहीं पढ़िएगा तब तक शब्द विचार समझ में नहीं आएगा। इसलिए सबसे पहले शब्द विचार पढ़ने से पहले वर्ण विचार आपको कंप्लीट हो जाना चाहिए। तो इससे ज़्यादा वर्ण विचार में नहीं है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक नहीं है वर्ण विचार। ठीक है, बिल्कुल आप पढ़ने का तरीका आपका अच्छा हो तो बिल्कुल आसान है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा, हो सके तो नोट्स भी इसका बना लीजिएगा। और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट व्याकरण के क्लास में, और अदर भी क्लास चल रहा है तो उसमें भी हम लोग मिलते ही रहते हैं, बात करते ही रहते हैं। ठीक है, धन्यवाद।